हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। मेरा नाम है आकांक्षा और हम पढ़ रहे हैं धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता। इसके कुछ भाग हम पहले पढ़ चुके हैं और अब पढ़ने वाले हैं इसका अगला भाग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसमें आपको बहुत सी कहानियाँ और उपन्यास सुनने को मिलेंगे। चलिए बिना देर किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चंदर के जाने के जरा ही देर बाद पापा आए और खाने बैठे। सुधा ने रसोई की रेशमी धोती पहनी और पापा को पंखा झेलने बैठ गई। सुधा अपने पापा की सिर चढ़ी दुलारी बेटियों में से थी और इतनी बड़ी हो जाने पर भी वह दुलार दिखाने से बाज नहीं आती थी। फिर आज तो उसने पापा की प्रिय नान खटाई अपने हाथ से बनाई थी। आज तो दुलार दिखाने का उसका हक था। और भली बुरी हर तरह की जिद को मान लेना यह पापा की मजबूरी थी। मुश्किल से डॉक्टर साहब ने अभी दो कौर खाए होंगे कि सुधा ने कहा, नान खटाई खाओ पापा। डॉक्टर शुक्ला ने एक नान खटाई तोड़कर खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन सा दिन है सुधा? सोमवार को कौन सा दिन है? सोमवार को मंडे है, सुधा ने हंसकर कहा। डॉक्टर शुक्ला को भी अपनी भूल पे हंसी आ गई। अरे देख, मैं तो कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। मेरा मतलब था कि सोमवार को कौन सी तारीख है? 11 तारीख, सुधा बोली। क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस है और 14 को तुम्हारी बुआ आ रही है। बुआ आ रही है और बिनती भी आएगी। हाँ, उसी को तो पहुंचाने आ रही है। विदुषी का केंद्र यही तो है। आहा, अब तो बिनती 3 महीने यही रहेगी। पापा, अब बिनती को यहीं बुला लो, मैं बहुत अकेली रहती हूँ। हाँ, अब तो जून यहीं रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी होगी, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अरे अभी से? अभी उसकी उम्र ही क्या है? सुधा बोली। क्यों, तेरे बराबर है, अब तेरे लिए भी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे, सुधा ने मचल कर कहा। तब? बस हम पढ़ेंगे, एफए कर लेंगे, फिर बीए, फिर एमए, फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे। फिर एक दिन हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? पागल नहीं तो। बात तो सुन लो इसकी। ला दे, 2 नान खटाई और दे। शुक्ला हंसकर बोले। नहीं, पहले तो कबूल दो, तब हम नान खटाई देंगे। बताओ, ब्याह तो नहीं करोगे? सुधा ने 2 नान खटाइयां हाथ में लेते हुए कहा। ला रख। नहीं, पहले बता दो। अच्छा अच्छा, नहीं करेंगे। सुधा ने दोनों नान खटाइयां उठाकर पंखा झेलना शुरू किया। इतने में फिर नान खटाइयां खाते हुए डॉक्टर शुक्ला बोले, तेरी सास तुझे देखने आएगी तो यही नान खटाइयां बनवा कर खिलाएंगे। फिर वही बात, सुधा ने पंखा पटक कर कहा। अभी तुम वादा कर चुके हो कि ब्याह नहीं करोगे। हाँ हाँ, ब्याह नहीं करूंगा, या तो कह दिया मैंने, लेकिन तेरा ब्याह नहीं करूंगा ये मैंने कब कहा? ओहो, ये तो फिर झूठ बोल गए तुम, सुधा बोली। अच्छा ए, चलो ओहर, महराजन ने डांट कर कहा। इतनी बड़ी बिटिया हो गई, मारे दुलार के बरानी जात है। महराजन पुरानी थी और सुधा को डांटने का पूरा हक था उसे, और सुधा भी उसका बहुत लिहाज करती थी। वह उठी और चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। 12 बज रहे थे। वह लेटी लेटी कल रात की बात सोचने लगी। क्लास में क्या मजा आया था कल। गेसो कितनी अच्छी लड़की है। इस वक्त गेसो के यहाँ खाना पीना हो रहा होगा और सब लोग मिलकर गाएंगे। कौन जाने, शायद दोपहर को कव्वाली भी हो। इन लोगों के यहाँ कव्वाली कितनी अच्छी होती है, सुधा सुन नहीं पाएगी। और गेसो ने भी कितना बुरा माना होगा। और यह सब चंदर की वजह से। चंदर हमेशा उसके आने जाने उठने बैठने में कतर ब्योते करता रहता है। एक बार वह अपने मन की लड़कियों के साथ पिकनिक में चली गई थी। वहीं चंदन के बहुत सारे दोस्त भी थे। एक दोस्त ने जाकर चंदर से जाने क्या कह दिया कि चंदर उस पर बिगड़ा। और सुधा कितना रोई थी उस दिन। यह चंदर बहुत खराब है। सच पूछो तो अगर कभी कभी वह सुधा का कहना मान लेता है तो उससे दुगना सुधा पर रौब भी जमाता है और सुधा को रुला रुला कर मार डालता है। और खुद अपने आप को और खुद अपने आप दुनिया भर में घूमेंगे। अपना काम होगा तो चलो सुधा, अभी चलो फौरन। और सुधा का काम होगा, अरे भाई क्या करें, भूल गए। अब आज ही देखो, सुबह 8 बजे आए और अब देखो 2 बजे भी जनाब आते हैं या नहीं।
और कह गए थे 2 बजे के लिए, तो 2 बजे तक सुधा को चैन नहीं पड़ेगी, न नींद आएगी, न किसी काम में तबीयत लगेगी। लेकिन अब ऐसे काम कैसे चलेगा? इम्तिहान को बहुत थोड़े ही दिन रह गए हैं, और सुधा की तबीयत पोइट्री पढ़ने के सिवा कहीं और लगती ही नहीं। कब से वह चंदर से कह रही है थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, लेकिन ऐसा स्वार्थी है कि बस चाय पी ली, नान खटाई खा ली, रुला दिया, और फिर अपने मस्त साइकिल में घूम रहे हैं। यही सब सोचते सोचते सुधा को नींद आ गई, और 3 बजे जब गेसु आई तो सुधा सो रही थी। पलंग के नीचे डीएमसी का गोला खुला हुआ था, और तकिए के पास क्रोशिया पड़ी थी। सुधा थी बहुत प्यारी, बड़ी खूबसूरत, और खास तौर से उसकी पलकें तो अपराजिता के फूलों को मात देती थी, और थी इतनी गोरी गुदाकार कि कहीं तो दबा दो तो फूल खिल जाए। मुगिया होठों पर जाने कैसा अछूता गुलाब मुस्कुराता था, और बाहें तो जैसे बेले की पंखुड़ियों से बनी हो। गेसु आई, उसके हाथ में मिठाई दी, जो उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजी थी। वह पल भर खड़ी रही, और फिर उसने मेज पर मिठाई रख दी और क्रोशिये से सुधा की गर्दन गुदगुदाने लगी। सुधा ने करवट बदल ली। गेसु ने नीचे पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ता से उसका चुटीला डोरे से एक छोर पर बांधकर दूसरे छोर मेज के पाए पर बांध दिया, और उसके बाद बोली, सुधा, सुधा उठो। सुधा चौंक कर उठ गई। आंख मलते मलते बोली, अब 2 बजे हैं, लाए उन्हें या नहीं? ओहो, उन्हें लाए या नहीं, किसे बुलाया था रानी 2 बजे? जरा हमें भी मालूम हो। गेसु ने बाह में चुटकी काटते हुए पूछा। ओहो, सुधा बाह झटक कर बोली, मार डाला बेदर्द कहेगी। यह सब अपने अनही अख्तर मियाँ को दिखाया कर। और जो ही सुधा ने सिर ढकने के लिए पल्ला उठाया तो देखा कि चोटी डोरी में बंधी हुई है। इसके पहले वह सुधा कुछ कहे, गेसु बोली, या सनम जरा पढ़ाई तो देखो। मैंने तो सुना था कि नींद ना आए इसलिए लड़के अपनी चोटी खुद खूंटी में बांध लेते हैं, पर यह नहीं मालूम था कि लड़कियां भी अब वही करने लगी हैं। सुधा ने चोटी की से डोर खोलते हुए कहा, मैं तो सताने को रह गई हूँ। अख्तर मियाँ की चोटी बांधकर नचाना अब उन्हें। अभी से बेताब क्यों हुई जाती हो? अरे रानी, उनकी चोटी कहाँ है? मियाँ है मियाँ। चोटी ना सही, दाढ़ी सही। दाढ़ी खुदा करे, मगर वह दाढ़ी रख ले तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ दूं। सुधा हंसने लगी। ले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भेजी है, तू आई क्यों नहीं? क्या बताऊं? बताओ बताओ, कुछ नहीं, अब कब आएगी तू? गेसु सुनो, इसी मंगल नहीं नहीं, बृहस्पति को बुआ आ रही हैं। वो चली जाएंगी ना, तब मैं आऊंगी। अच्छा, अब मैं चलूं? अभी कामिनी और प्रभा के यहाँ भी मिठाई पहुंचानी है। गेसु मुड़ते हुए बोली। अरे बैठो भी। सुधा ने गेसु को की ओढ़नी पकड़कर उसे खींच खींच कर बिठाते हुए बोला, अभी आए हो, बैठे हो, दामन संभाला है। आहा, अब तो तू भी उर्दू शायरी कहने लगी। गेसु ने बैठते हुए कहा, तेरा ही मर्ज लग गया है। सुधा ने हंसकर कहा, देख कहीं और भी मर्ज न लग जाए, वरना फिर तेरे लिए भी इंतजाम करना पड़ेगा। गेसु ने पलंग पर लेटते हुए कहा, अरे ये वो गुड़ नहीं है जो चींटे खाएं। देखूंगी देखूंगी, देख ही रही हूँ। इधर पिछले 2 साल से कितनी बदल गई है तू। पहले कितना हंसती बोलती थी, कितना लड़ती झगड़ती थी, और अब कितना हंसने बोलने में गुमसुम हो गई है तू। और वैसे हमेशा हंसती रहे चाहे, लेकिन जाने किस ख्याल में डूबी रहती है। गेसु ने सुधा की ओर देखते हुए कहा। धत पगली कहीं की। सुधा ने गेसू की एक हल्की सी चपत मारकर कहा, यह सब तेरे अपने ख्याली पुलाव हैं। मैं किसी के ध्यान में डूबूंगी? ये हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु तो किसी के नहीं सिखाते रानी, बिल्कुल सच सच। क्या कभी तुम्हारे मन में किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी? गेसु ने गंभीरता से पूछा। देख गेसु, तुझसे मैंने आज तक कोई बात नहीं छिपाई, ना शायद कभी छिपाऊंगी। अगर कभी कोई बात होगी तो तुझसे छिपी नहीं रहेगी। और रहा मोहब्बत का, तो सच पूछो तो मैंने जो कुछ कहानियों में पढ़ा है कि किसी को देखकर मैं रोने लगूं, गाने लगूं, पागल हो जाऊं, और यह सब मुझे कभी हुआ नहीं। और रही कविताएं, तो उनमें की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कीट्स की कविताएं पढ़कर ऐसा लगता है अक्सर कि मेरी नसों का कतरा कतरा आंसू बनकर छलकने वाला है। लेकिन वह महज कविता का असर होता है। महज कविता का असर? गेसु ने पूछा।
कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू नहीं उमड़ते? कभी अपने मन को जांच कर तो देख, कहीं तेरी नाजुक ख्याली के पर्दों में किसी की सूरत तो नहीं छुपी? नहीं गेसु बानू, नहीं। इसमें मन को जांचने की क्या बात है? ऐसी बात होती तो मन किसी के लिए झुकता तो क्या खुदा खुद मुझे मालूम नहीं होता? सुधा बोली। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बात यह है सुधी, गेसु ने सुधा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा। देखो, तुम मुझसे इल्म में ऊंची हो। तुमने अंग्रेजी शायरी छान डाली है, लेकिन जिंदगी से जितना मुझे साबिक पड़ चुका है अभी तुम्हें नहीं पड़ा। अक्सर कब कहाँ और कैसे मन हार बैठता है हमें खुद पता नहीं लगता। मालूम तब होता है जब किसी के कदम पर हमने सर रखा है, वह झटके से अपने कदम घसीट ले। उस वक्त हमारी नींद टूट जाती है और तब हम जाकर देखते हैं कि अरे हमारा सर तो किसी के कदमों में रखा हुआ था और उनके सहारे आराम से सोते हुए हम सपना देख रहे थे कि हमारा सिर कहीं झुका ही नहीं। और मुझे तेरी आंखों में इधर क्या दिख रहा है कि मैं बेचैन हो उठी हूँ। तूने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन मैंने देखा है नाजुक अशर तेरे दिल को उस जगह छू लेते हैं जिस जगह उसी को छू सकते हैं जिसके दिल किसी के कदमों पर चढ़ चुके हों। अरे मैं ये नहीं कहती कि तूने मुझसे छुपाया है। कौन जानता है तेरे दिल ने खुद तुझसे यह राज छुपा रखा हो। और सुधा का गाल थपथपाते हुए गेसु बोली। लेकिन मेरी एक बात मानेगी तू? तू कभी इस दर्द को मोल ना लेना, बहुत तकलीफ होती है। सुधा हंसने लगी। तकलीफ की क्या बात है, तू तो है ही। तुझसे पूछ लूंगी उसका इलाज। मुझसे पूछकर क्या कर लेगी? दर्द दिल का क्या बांटने की चीज है? बांट ले अपने पराए दर्द दिल। नहीं, तू बड़ी सुकुवार है। तू इन तकलीफों के लिए नहीं बनी मेरी चंपा। और गेसु ने उसका सिर अपनी छाती में छुपा लिया। टन से घड़ी ने 3:30 बजाए। सुधा ने अपना सर उठाया और घड़ी की ओर देखकर कहा, ओहो 3:30 बज गए और अभी तक गायब। किसके इंतजार में बेताब है तू? गेसु ने उठकर पूछा। बस दर्द दिल, मोहब्बत, इंतजार, बेताबी। मेरे दिमाग में तो यही सब भरा रहता है आजकल। वही तू सबको समझती है। इंतजार इंतजार नहीं, चंदर अभी मास्टर को लेकर आएंगे। अब इम्तिहान कितना नजदीक है। हाँ ये तो सच है। और अभी तक मुझसे पूछ क्या पढ़ाई हुई है। असल बात तो यह है कि कॉलेज में पढ़ाई हो तो घर में पढ़ने में मन लगे। और राजा कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं। इससे अच्छा सुधा यूनिवर्सिटी में बीए करते तो अच्छा होता। मेरी तो अम्मी के ने कहा कि वहाँ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ नहीं भेजूंगी। लेकिन तू क्यों नहीं गई सुधा? मुझे भी चंदर ने मना कर दिया था, सुधा बोली। सहसा गेसु ने एक क्षण सुधा की ओर देखा। सुधी तुझसे एक बात पूछूं? हाँ। अच्छा जाने दे, पूछो ना। नहीं पूछना क्या, खुद जाहिर है। क्या? कुछ नहीं, पूछो ना। अच्छा कभी पूछ लेंगे, अब देर हो रही है। आधा घंटा हो गया, कोचवान बाहर खड़ा है। सुधा गेसु को पहुंचाने बाहर तक आई। कभी हसरत को लेकर आओ, सुधा बोली। अब पहले तुम आओ, गेसु ने चलते चलते कहा। हाँ हम तो बिनती को लेकर आएंगे। और हसरत से कह देना तभी उसके लिए तोहफा लाएंगे। अच्छा सलाम। और गेसु की गाड़ी मुश्किल से फाटक के पार गई होगी कि साइकिल पर चंदर आते हुए दिख पड़ा। सुधा ने बहुत गौर से देखा कि साथ कौन है, मगर वह अकेला था। सुधा सचमुच झल्ला गई। आखिर लापरवाही की हद होती है। चंदर को दुनिया भर के काम याद रहते हैं, एक सुधा से जाने क्या खार खाए बैठा है कि सुधा का काम वो कभी नहीं करेगा। इस बात पर सुधा कभी कभी दुखी हो जाती थी। और घर में किससे कहे वह काम के लिए? खुद कभी बाजार नहीं जाती। नतीजा यह है कि छोटी से छोटी चीज के लिए मोहताज होकर बैठी रहती है। और काम नौकरों से करवा भी ले, पर अब मास्टर तो नौकर नहीं ढूंढवाया जा सकता ना। ऊन तो नौकर नहीं पसंद कर सकता, किताबें तो नौकर नहीं ला सकता। और चंदर का यह हाल है। इस बात पर कभी कभी उसे रुलाई आ जाती है। चंदर ने आकर बरामदे में साइकिल रख दी। और सुधा का चेहरा देखते ही वह समझ गया। काहे मुंह बना रखा है, 5 बजे मास्टर साहब आएंगे तुम्हारे। अभी उन्हीं के यहाँ से आ रहे हैं। बिसरैया को जानती हो, वही आएंगे। और उसके बाद चंदर सीधा स्टडी रूम में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो आराम कुर्सी पर बैठे ही बैठे डॉक्टर शुक्ला सो रहे हैं।
अतः उसने अपना चार्ट और पेन उठाया और ड्राइंग रूम में आकर चुपचाप काम करने लगा। बड़ा गंभीर था वह। जब इंक खोलने के लिए उसने सुधा से पानी नहीं मांगा और खुद गिलास लाकर आंगन में पानी लेने लगा, तब सुधा समझ गई कि आज दिमाग कुछ बिगड़ा हुआ है। वह एकदम तड़प उठी। क्या करे वह? वैसे चाहे वह चंदर से कितना ही ढीठ क्यों ना हो, पर चंदर गुस्सा रहता है तब सुधा की रूह कांप उठती है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वह उससे कुछ कहे, लेकिन अंदर अंदर वह इतनी परेशान हो उठती है कि बस। कई बार वह किसी न किसी बहाने से ड्राइंग रूम में आई, कभी गुलदस्ता बदलने, कभी मेजपोश बदलने, कभी अलमारी में कुछ रखने, कभी अलमारी से कुछ निकालने, लेकिन चंदर अपने चार्ट में निगाहें गड़ाए रहा। उसने सुधा की ओर देखा तक नहीं। सुधा की आंखों से आंसू छलक आए और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और लेट गई। थोड़ी देर वहीं पड़ी रही। पता नहीं क्यों फिर फूट फूट कर रोने लगी। खूब रोई और फिर मुंह धोकर आकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। वह हर अक्षर में उसे चंदर का उदास चेहरा नजर आने लगा, तो उसने किताब बंद करके रख दी और ड्राइंग रूम में गई। चंदर ने चार्ट बनाना भी बंद कर दिया था और कुर्सी पर सिर टेके छत की ओर देखता हुआ जाने क्या सोच रहा था। वह जाकर सामने बैठ गई तो चंदर ने चौंक कर सिर उठाया और फिर चार्ट के सामने खिसका लिया। सुधा की ने बड़ी हिम्मत करके कहा, चंदर। क्या? बड़े भराए गले से चंदर बोला, इधर देखो। सुधा ने बड़े दुलार से कहा, क्या है? चंदन ने उधर देखते हुए कहा, अरे सुधा, तुम रो रही हो? हमारी बात पर नाराज हो गए तुम? हम क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा हो गया है। पता नहीं तुम पर इतना गुस्सा आ जाता है। सुधा के गाल पर दो बड़े बड़े मोती लड़क आए। अरे पगली, मालूम होता है तुम्हारा दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। हमने तुमसे कुछ कहा है? कह लेते तो हमें संतोष हो जाता। हमने कभी कहा कि तुम हमसे मत कहो, गुस्सा मत हुआ करो? मगर तुम तो फिर गुस्सा मन ही मन छिपाने लगते हो। इस पर हमें रुलाई आ जाती है। नहीं सुधी, तुम्हारी बात नहीं है और हम गुस्सा नहीं थे। पता नहीं क्यों मन बड़ा भारी सा है। क्या बात है? अगर बता सको तो बताओ, वरना हम कौन है तुमसे पूछने वाले। सुधा ने बड़े करुण स्वर में कहा, तो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ। हमने कभी तुमसे कोई बात छुपाई? जाओ अच्छी लड़की की तरह मुंह धो आओ। सुधा उठी और मुंह धोकर आकर बैठ गई। अब बताओ क्या बात है? कोई एक बात हो तो बताएं। पता नहीं तुम्हारे घर से गए तो एक न एक बात होती गई और मन बड़ा उदास हो गया है। आखिर फिर भी कोई बात तो होगी। और यह कहानी का ये भाग मैं समाप्त कर रही हूँ। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में सुधा और चंदर की बातों के साथ। जाते जाते आप बेल आइकन को दबा के जाए ताकि जब भी मैं अगला भाग अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए।